नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे धात रोग के बारे में। धात सिंड्रोम बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और ऐसे हिंदी में जो यूज किया जाता है टर्म वो है धातु रोग के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे आखिर इसका सच में इलाज क्या है, आयुर्वेदिक इलाज है या एलोपैथी इलाज है, कैसे जो है सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं पेशेंट्स, क्या क्या हो सकता है स्पेक्ट्रम, सारी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। आई थिंक ये वीडियो आपका जो है जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे और जितने मिथ हैं वो भी डिमिस्टिफाई हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये पिक्चर आपके सामने है, आप खुद ही देख सकते हैं कि ये जो है ये डिपिक्ट कर रहा है कि जो है आपका सीमेन जो है वो निकल रहा है ये, और काफी फ्रस्ट्रेशन होता है यंग एज के ग्रुप्स में। हालांकि इस पिक्चर में एक चीज गड़बड़ी है, गड़बड़ी ये है कि ये व्हाइट पर्सन है, ये व्हाइट मेल है, और व्हाइट पर्सन में यूजुअली ये सब जो धात रोग होता है ना, या धात सिंड्रोम या धातु रोग, ये नहीं देखने को मिलता है। ये मेनली हमारा जो है एशियन सब कॉन्टिनेंट, यहीं पे जो है देखने को मिलता है। धात जो होता है, धात आप समझिए, धात टर्म जो आया है ये धातु से आया है। ये आप देख रहे हैं, ये धातु से ये धात टर्म आया है। धातु का मतलब है मेटल, और एलेक्सीर मतलब कि मेडिसिन, कुछ ऐसा टॉनिक। देयर इज डिस्क्रिप्शन, 7 तरह का धातु बोला जाता है कि शरीर में होता है। रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि, ये सब चीज मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और लास्ट में जो ये बोलता है सीमेन, जिसको कि वीर्य बोलते हैं। इसमें जो है सातों जो धातु बोला जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दिया गया, महत्व दिया गया, वो है आपका शुक्र धातु, डेट इज सीमेन को दिया गया। और ये डेट इज शुक्र या वीर जो बोलते हैं, ये वीर्य बोला जाता है। और ये जो डिस्क्रिप्शन है बहुत पुराना है, जो एंशिएंट जो है हमारे वेदास, ये सब में है, चरक संहिता में भी है, सुश्रुत संहिता में भी है। अब क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा कि धात सिंड्रोम होता क्या है। धात बता ही दिया, धात मतलब, और स्पेशली जो है वीर की बात हो रही है, सीमेन की बात हो रही है। किसी भी तरह से अगर आपका सीमेन जो है लॉस हो रहा है, चाहे वो नाइटफॉल के माध्यम से हो रहा है, चाहे मास्टरबेशन के माध्यम से हो रहा है, या सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से हो रहा है, किसी भी तरह से हो रहा है, बट उसके बाद जो है आपको काफी ज्यादा जो है परेशानी और कुछ सोमैटिक सिम्टम्स, जो आपको टेंशन, एंजाइटी, सोमैटिक सिम्टम्स, साइकेट्रिक सिम्टम्स टाइप का भी, जैसे कि आप देखिए फटीग, थकावट, वीकनेस, एंजाइटी, लॉस ऑफ एपेटाइट, गिल्ट होगा, बार बार आत्मग्लानि होगी, सेक्सुअल डिसफंक्शन। ये लॉस ऑफ सीमेन जो है इधर इन नॉक्टर्नल इमिशन और थ्रू यूरिन और मास्टरबेशन, या तो नाइटफॉल, जिसको कि फिर आयुर्वेदा में जो है स्वपन दोष बोला जाता है, या नाइटफॉल के माध्यम से सीमेन निकले, या पेशाब के रास्ते से सीमेन निकल जाए, या मास्टरबेट करके सीमेन को निकाला जाए। ये जो करने के बाद अगर पर्सन को काफी ज्यादा ये थकान, वीकनेस, एंजाइटी और ये सब लॉस ऑफ एपेटाइट, गिल्ट फीलिंग और ये सब आते आते ये साइकेट्रिक जो है रूप ले लेता है। अब ये होता क्यों है? देखिए, आपके लिए मैं बहुत सारा रिसर्च करता हूं, बहुत सारे टॉपिक्स और ये जो है चीजें, लिटरेचर्स ढूंढता हूं। सबसे पहली चीज कि ये मेनली जो होता है इसको बोलता है कल्चर बाउंड सिंड्रोम। ये कल्चरल जो एस्पेक्ट से जोड़ दिया गया है। जो आप देखे थे कि यहां 7 जो धातु है, 7 में जो है सबसे ज्यादा जो इसको इंपॉर्टेंस दिया गया, और ये शरीर को स्ट्रांग बना के रखता है, मेंटली स्ट्रांग बना के रखता है। ये शुरू से जो एक बिलीफ सिस्टम दे दिया गया, और खासकर ये एशियन पॉपुलेशन में, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, और भी जो आसपास के जो एशियन कंट्रीज हैं, उसमें ये बिलीफ सिस्टम के चलते ही मैक्सिमम प्रॉब्लम्स अराइज करते हैं। आप अगर बात बोलेंगे वेस्टर्न कंट्री की, यूरोपियन कंट्री की, मेनली ये धात सिंड्रोम नहीं होता है, या होता है तो वो जानते भी नहीं है कि धात सिंड्रोम होता है। अगर कोई चीज इतना ही बड़े लेवल पे अगर ये बीमारी होती, मैं आपको पूरी क्लियर बता रहा हूं, अगर ये सचमुच अगर इतने बड़े लेवल की ये बीमारी अगर होती तो इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते और लिटरेचर्स और बुक्स में इसको इंक्लूड किया जाता, पर ऐसा नहीं है। बहुत गिने चुने रिसर्च आर्टिकल्स हैं जो दिए गए हैं इस धात सिंड्रोम के बारे में। जैसे कि
धात सिंड्रोम इज ए ट्रू कल्चर बाउंड सेक्स न्यूरोसिस बोला गया इसको, और स्पेशली इन द नेटिव्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, स्पेशली इन द नेटिव्स। तो आप पहले अपने चीजों को डिमिस्टिफाई करें कि दिस इज नॉट ए डिजीज अगर होता तो इस पे बहुत बड़ा रिसर्च होता और इसके ट्रीटमेंट्स और हर चीजों का उपचार होता। हाँ, ये हमारे बिलीफ सिस्टम से अटैच्ड है। ये जैसे कि आप देखिए एशिया में चाइना भी आता है, श्रीलंका, ये सब पार्ट में भी देखा गया है कि धातु का जो है ये रोग के बारे में बताया गया है कि धातु रोग है, और ये ऑटोमेटिक जो है या तो पैसेज हो जाएगा पेशाब के थ्रू या आपका मास्टरबेशन करके आप निकाल सकते हैं। अब इसमें एक और चीज बोला गया है, जहां पे सबसे ज्यादा यंगस्टर, जो यंग पॉपुलेशन है, एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, उनको सबसे ज्यादा जो ये प्रॉब्लम हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, एंजाइटी है, पैल्पिटेशन है, गिल्ट फीलिंग है, इट लीड्स टू द साइकेट्रिक सिम्टम, ओसीडी बिहेवियर आने लग रहा है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव थॉट्स आने लग रहा है। ये सब फिर वही घूम के कि जो 7 जो धातु में बोला गया कि सबसे इंपॉर्टेंट वो धातु है। मेरी बात आप एक सुन लीजिए, आपका एग्जिस्टेंस, आपका अस्तित्व, आप जो हैं इस धरती पे, और आप जो है अच्छे से अगर रहें, सुख शांति से रहें, ठंडे दिमाग से रहें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, न कि जो ये 7 धातु में जो बोला गया है वीर्य का जो है निकल जा रहा है तो आप परेशान हैं। और बार बार मैं बोल रहा हूं दिस इज नॉट ए बिग डील, कुछ है नहीं। अगर होता तो जरूर जो है हम लोग इस पे एक लिटरेचर आता, बुक आता और हम लोग पढ़ाई करते, खासकर इन द एलोपैथिक मेडिकल साइंसेस। अब अगर हम बात करते हैं, एक और बिलीफ सिस्टम बताया गया। एक तो बताया गया कि 7 में सबसे इंपॉर्टेंट ये जो वीर्य होता है, और इसका नाश हो गया, इसका लॉस हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये बताया गया। उस जमाने के हिसाब से आई थिंक इट वाज राइट और रॉन्ग, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, बट एज ए मेडिकल स्टूडेंट, एज ए साइंस के स्टूडेंट, आई कैन से उस जमाने के हिसाब से हो सकता है, मे बी दे आर करेक्ट, बट आप इसको इतना ना ले लें, अपने ऊपर हावी ना होने दें कि आप साइकेट्रिक मरीज बन जाएं, पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो जाए, और आप सोचें कि नहीं इसी को प्रिजर्व करके रखना है, इसको कंजर्व करके रखना है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे भी ये डेली जो है इसका बनते रहता है और डेली बनता है, और जब ओवर प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियसली वो निकलेगा, निकास उसका होगा, चाहे वो नाइटफॉल के माध्यम से हो, चाहे यूरिन के माध्यम से, मास्टरबेशन के माध्यम से, या सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम। एक और चीज बोला गया कि ये जो 40 ड्रॉप ऑफ बटर प्रोड्यूस 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड। 40 ड्रॉप ऑफ बटर, 40 जो बूंद है बटर का, एक जो है बूंद बनाता है खून का, और 40 ड्रॉप ऑफ ब्लड, ये जो 40 ड्रॉप है, मतलब आप देखिए 40 ड्रॉप हो गया बटर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इसको, वो बना रहा है 1 ड्रॉप ब्लड। और ये भी ध्यान दीजिए कि जब ऐसा एक एक जैसा 40 ड्रॉप अगर ब्लड मिलाएंगे ना, 40 ड्रॉप ब्लड, तो ये बनाएगा आपका 1 ड्रॉप ऑफ सीमेन। मैं इसके बारे में क्लियरली आपको बताऊं कि इसका कोई साइंटिफिक, आई डोंट थिंक, मुझे जहां तक नॉलेज है, हो सकता है पता नहीं, बट मैंने जो लिटरेचर्स देखा है इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि ये जो 40 ड्रॉप ऑफ बटर है ये बनाया 1 बूंद ब्लड, और 40 ड्रॉप ऑफ ब्लड जो है ये बना दिया 1 बूंद सीमेन बना दिया। इसीलिए सीमेन का लॉस करना जो है फिजिकल और मेंटल वीकनेस करता है। ये जो बिलीफ सिस्टम है, यहीं से सारा प्रॉब्लम्स जो है आपका शुरू हुआ है। इसीलिए पेशेंट्स विद धात सिंड्रोम फियर, डरते हैं कि सीमेन लॉस विल इरिवर्सली हार्म द बॉडी, causing inability to produce male offspring, immature death of offspring, एनीमिया, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब बीमारी इनको हो सकती है। ये उनके अंदर धीरे धीरे ये डर पनपने लगता है, और है तो ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी, ये एक्स्ट्रा बनेगा तो एक्स्ट्रा निकलेगा। अब निकलेगा तो फिर दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट होगा, आप चाह रहे थे कंजर्व करना, रोक के रखना, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये रुकेगा नहीं, ये निकलेगा, और फिर ये आपको यहाँ पे जो है प्रॉब्लम आएगा, सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर्स टाइप का शुरू हो जाएगा, आप जो है डिप्रेशन में चले जाना शुरू कर देंगे। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट जो चीजें हम आपको बताएंगे कि हाँ,
जो सिम्टम्स जो यंग एज के लड़के, देखिए मेरा बहुत एक्सपोजर है, मैं साइकेट्री जो डिपार्टमेंट है उसमें भी काफी दिनों तक मैं मेडिकल कॉलेज में हाउस स्टाफ शिफ्ट किया था, हाउस सर्जन शिफ्ट। मैक्सिमम जो लड़के पेशेंट्स यंग एज के आते थे यही प्रॉब्लम लेके आते थे। अब उनका कहना होता था भाई कि सोमैटिक कंप्लेन, कि भाई सारा शरीर में दर्द हो रहा है, बार बार पेशाब हो रहा है, आंख धस जा रहा है, माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है, बार बार जो है चीजों को देख नहीं रहे हैं, बहुत रेगुलरली मास्टरबेट कर रहे हैं, एंग्जाइटी है, मुंह सूखा हुआ है, धड़कन तेज है, ये सब जो सिम्टम्स ये लेके आते थे। ये जो गिल्ट फीलिंग, सबसे ज्यादा ये गिल्ट फीलिंग, लिथार्जिक, लॉस ऑफ एपेटाइट, डिस्टर्ब स्लीप, मेमोरी, वेट लॉस, ये सब जो है चीजें लेके आते थे। और हमारे जो सीनियर जो प्रोफेसर्स थे, जो साइकेट्री में जो डॉक्टर्स थे, लॉ, उनका बस यही था कि इसको थोड़ा काउंसलिंग कीजिए, इसको इस चीज के बारे में थोड़ा एजुकेशन दीजिए, और बहुत ज्यादा अगर साइकेट्रिक स्पेक्ट्रम की तरफ ये चला गया है पर्सन, बहुत ज्यादा डेविएशन अगर इसका हो गया है, तो ही नीड्स द मेडिसिन्स। मेडिसिन्स कौन सा? तो ही नीड्स द SSRI मेडिसिन्स, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, खासकर जो है पैरोक्सिटीन, सर्ट्रालिन, ये सब दिया जाता था। तो जड़ वहीं से शुरू हुआ, जड़ शुरू हुआ कि आपको इतना ज्यादा बिलीफ सिस्टम जो है गढ़ दिया गया अंदर में कि ये गलत है, और ये चीज रुक भी नहीं रहा है, तब जाके वहां प्रॉब्लम आती है, अपने आप से कॉन्फ्लिक्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो आप सिंपल सा देखते हैं, आपको लग रहा है कि स्पर्म मेरा लॉस हो जा रहा है, लेकिन जो सीमेन होता है, सीमेन मतलब सीमेन जो ओवरऑल जो सीमेन बनता है, उसमें टेस्टिस का जो परसेंटेज है स्पर्म 10% ही होता है, ये बात आप याद रखिएगा। बाकी आपका प्रोस्टेट ग्लैंड से 25% निकलता है, सेमाइनल वेजाइकल से निकलता है 65%, तो ये सब मिलके जो है सीमेन बनाता है। आप ये ना कहेंगे सिर्फ कि मेरा पूरा स्पर्म निकलता जा रहा है, स्पर्म जो है ओनली 10% होता है। बाकी जो लिक्विड होता है वो लिक्विड जो आप देखिए सेमाइनल वेजिकल्स का सेक्रेशंस होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशंस होता है, तो ये सब जो है आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और चीज है कि आप डेली जो है स्पर्म कितना प्रोड्यूस होता है, ये है। तो अगर बहुत लोग जानना चाहते हैं, ओवरऑल 100 मिलियन स्पर्म्स पर डे होता है, और जो 15 मिलियन से लेकर 200 मिलियन तक स्पर्म जो होता है, एक इजेकुलेशन में 1.5 से 5 ml तक वो निकलता है, रिलीज होता है 1.5 से 5 ml, और उसमें होता है 15 से 200, मतलब 2-3 ml तो 4 ml तो हर दिन ही बन जाता है। तो इसीलिए आप इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें। ये भी वही पिक्चर डिपिक्ट कर रहा है। नेक्स्ट मैं जो ये बताया था आपको कि स्पर्मेटोजोआ जो है 2 to 5% होता है, टेस्टिस में बनता है। स्पर्म की बात हो गई। अगर पूरा सीमेन की बात करेंगे, जिसको हम सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं, तो सेमिनल फ्लूइड कितना है? तो 60 से 75%। सेमिनल फ्लूइड मतलब कंपोजिशन ऑफ सीमेन, सीमेन क्या क्या चीज का बना हुआ रहता है। 2 to 5% स्पर्म होता है, 60 से 75% जो है सेमिनल फ्लूइड, और प्रोस्टेटिक फ्लूइड 25 से 30% तक होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। आप ये ना सोचेंगे कि अगर नाइटफॉल हुआ या मास्टरबेशन किए तो मेरा सिर्फ स्पर्म निकलता जा रहा है, वो सेमिनल फ्लूइड भी उसमें होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी होता है। नेक्स्ट अब आते हैं, जो टॉपिक था हमारा कि जो धात सिंड्रोम या धातु रोग, किसी भी तरह से जो है सीमेन अगर लॉस हो रहा है, चाहे मैंने बताया पेशाब के थ्रू या मास्टरबेशन के थ्रू या नाइटफॉल के थ्रू। अब हम स्पेशली नाइटफॉल पे, क्योंकि बहुत लोग ये वीडियो पूछते हैं इसके बारे में, नाइटफॉल के बारे में। देखिए नाइटफॉल को ही हम वेट ड्रीम बोलते हैं, वेट मतलब कि गीला, वेट ड्रीम बोलते हैं, और आयुर्वेदा में इसका नाम दिया गया है स्वप्न दोष दिया गया है, कि जो है सपने में जो है दोष है। अब आप देखिएगा, अगर आप कहीं भी डिफिनेशन अगर आप पढ़िएगा कहीं भी, तो वहां दिया रहेगा कि नाइटफॉल इज ए नेचुरल फिजियोलॉजिकल ऑकरेंस। फिजियोलॉजिकल मतलब कि जो होता है शरीर का नेचुरल मैकेनिज्म है, नेचुरल फिजियोलॉजी है। पैथोलॉजी लिखा रहता तो बीमारी होता, नेचुरल पैथोलॉजिकल ऑकरेंस अगर लिखा रहता इसका मतलब है बीमारी है, बट यहां लिखा है नेचुरल फिजियोलॉजिकल ऑकरेंस दैट टिपिकली हैपेंस टू एडोलेसेंट, जो यंग एज के जो बच्चे हैं और यंग एडल्ट्स ड्यूरिंग देयर स्लीप।
और इसमें होता क्या है, इनवॉलेंटरीली इनका कंट्रोल नहीं रहता है और ये सोने के टाइम में जो है इजैकुलेशन हो जाता है ड्यूरिंग स्लीप। और मोस्ट ऑफन मैक्सिमम टाइम जो है सेक्सुअल ड्रीम्स आते हैं, फैंटेसीज आती हैं, और बट सब कुछ है, लेकिन ये याद रखिएगा कि साइंस क्या कहता है, मेडिकल साइंस क्या कहता है कि इट इज ए नेचुरल फिजियोलॉजिकल ऑकरेंस। नेचुरल फिजियोलॉजिकल ऑकरेंस, फिजियोलॉजिकल मतलब जो नॉर्मल होता है, पैथोलॉजिकल मतलब जो बीमारी होता है। नॉक्टर्नल इमिशन इसी को ही बोलते हैं, नाइटफॉल को रात को निकल रहा है तो नॉक्टर्नल, और इमिशन मतलब निकलना, आर द पार्ट ऑफ द मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट, आर नॉर्मल पार्ट ऑफ मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट। ये मैं काफी जो है इंपॉर्टेंट जो पब्लिश्ड बुक है, लिटरेचर्स है, बहुत रिनाउंड बुक, उससे मैं लिया हूं। नॉक्टर्नल इमिशंस आर ए नॉर्मल पार्ट ऑफ मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट। मेल जो है सेक्सुअल डेवलपमेंट का ये नॉर्मल जो है पार्ट होता है, एंड आर यूजुअली नॉट ए कॉज फॉर कंसर्न। कंसर्न की कोई बात इसमें नहीं होती। दे अकर एज ए रिजल्ट ऑफ बॉडीज नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एक्सेस सीमेन। एक्सेस सीमेन तो बनता जा रहा है हर दिन, वो निकल नहीं पा रहा है, इधर जो है आपका जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पा रहा है कोई पर्सन, या मास्टरबेशन नहीं कर रहा है, कंटिन्यूअसली कंजर्व किए हुए है, तो वो नेचुरल प्रोसेस तो रिलीज होगा ही। एंड दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस। ये किसी बीमारी से रिलेटेड नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं जो भी टॉपिक्स बताता हूं बहुत रिनाउंड, वेल जो एस्टैब्लिश्ड, जो खासकर काफी सुपर स्पेशलिटी में जो चलता है, स्पेशलिस्टी जो मेडिकल साइंसेज में, उनसे लेके मैं बताता हूं आपको। तो क्लियर कट दिया है कि नॉट ए कॉज फॉर कंसर्न। एक्सेस सीमेन जो है नेचुरल जो बना है वो निकलेगा ही, और कोई एक मेडिकल कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, व्हाई डज नाइटफॉल ऑकर सो फ्रीक्वेंटली। आपके बहुत सारे सवाल हैं, सारे यहां मिल जाएंगे। फॉर मेल्स इन देयर एडोलेसेंट एंड अर्ली चाइल्डहुड, नाइटफॉल इज ए नेचुरल एंड कॉमन ऑकरेंस। इट अकर्स, पता ही है, जब मेल सोया हुआ है ड्यूरिंग ए सेक्सुअली चार्ज ड्रीम। हार्मोनल चेंजेस, एडोलेसेंट हैं, जस्ट 15-17 साल 18 साल है आपका उम्र। ड्यूरिंग प्यूबर्टी टेस्टोस्टेरोन लेवल राइज, टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, मसल बढ़ रहा है, मूंछ दाढ़ी आ रहा है, तो आपका सेक्सुअल डिजायर बढ़ेगा। ये आपका वश नहीं है, ये हार्मोनल का सब प्ले है, सब खेल है। एंड एक्टिविटी इंक्लूडिंग, तो विच इंक्रीजेस सेक्सुअल डिजायर एंड एक्टिविटी, तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ा। जो लोग जिम जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेते हैं उनमें भी ज्यादा ये देखा गया है कि और प्रॉब्लम होता है। ड्रीम्स और अदर स्टिमुलाई कैन अवेकन द ब्रेन व्हेन एस्लीप। सेक्सुअल एराउजल होता है, अगर आप नींद में जो है आप देखेंगे किसी भी तरह से उसको निकलना है, और वो एक बहाने के थ्रू एनी हाउ जो है वो आएगा और वो निकलेगा। दूसरा, तीसरा हो गया कि हाँ, सेक्सुअल एराउजल का बता दिया मैंने। लैक ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, ऑब्वियसली जो है शादीशुदा नहीं है, तो इफ ए मैन इज नॉट सेक्सुअली एक्टिव और मास्टरवेट्स फ्रीक्वेंटली, अगर फ्रीक्वेंटली वो मास्टरवेट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है सीमेन जाएगा कहां, तो वो निकलेगा ही। और कैसे निकलेगा, तो नॉक्टर्नल इमिशन होगा, नाइटफॉल के माध्यम से वो बाहर निकलेगा। इट इज क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड दैट नाइटफॉल इज ए नेचुरल ऑकरेंस, बार बार मैं बोल रहा हूं, दैट इज नॉट हार्मफुल। It is not associated with a lack of sexual health or dysfunction, and it has no negative physical or psychological consequences. इस पे जो है कोई भी negatives, psychological और physical consequences नहीं है। Consequences आप जो है सोच के सेल्फ गिल्ट फील कर करके जो है आप साइकोलॉजिकल इफेक्ट और पैदा करते हैं, बट ये प्रोसेस नेचुरल होता है, नॉर्मल होता है। नेक्स्ट, कुछ भी है, इज डेली नाइटफॉल नॉर्मल। देखिए बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि डेली नाइटफॉल जो है नॉर्मल है कि नहीं। नाइटफॉल नॉर्मल है। यूजुअली बोला जाता है कि अगर वीक में वन या 2 टाइम्स अगर है तो देन इट कैन बी नॉर्मल, उससे ज्यादा जो है थोड़ा सा एबनॉर्मल, क्योंकि किसी भी चीज का जो है एक्सेस जो है वो बैड है। कैन नाइटफॉल कॉज हेयर लॉस? नो, कोई नाइटफॉल कभी हेयर लॉस नहीं कराएगा। डज नाइटफॉल अफेक्ट्स स्टेमिना? अब देखिए ध्यान से ये बात देखिएगा, नाइटफॉल जो है स्टेमिना
इफेक्ट कर सकता है अगर बहुत फ्रीक्वेंटली होगा तो। अदरवाइज अगर ये नॉर्मल है, जैसे वीक में एक बार है, महीने में 2 बार है, 3 बार है, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होगा, कोई स्टेमिना पे नहीं होगा। सारा खेल यहां दिमाग का है। डज नाइटफॉल अफेक्ट मसल ग्रोथ? नो, मसल ग्रोथ में कोई इसका रोल नहीं है। डज नाइटफॉल कॉजेज पिंपल्स? नो, देयर आर नो कोरिलेशन बिटवीन स्पर्म प्रोडक्शन एंड एक्नी। एक्नी में कोई रोल नहीं है। ये जो है मास्टरबेशन से हो रहा है। स्टेमिना के लिए मैं वही बोल रहा था, थोड़ा बहुत असर इट कैन कॉज, अगर बहुत जरूरत से ज्यादा हो रहा है। वीक में जो कट ऑफ दिया हुआ है मैक्सिमम 2, अगर उससे ज्यादा होगा देन इट कैन इफेक्ट। लोगों को लगता है कि नहीं मेरा सारा शरीर का प्रोटीन चला गया, एंजाइम चला गया, हार्मोन गिर गया। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपके अंदर एक साइकोलॉजी बैठी है और इतनी आसानी से आप बात मानेंगे नहीं, मेरी हो या किसी की भी हो, तो फिर से आप एक बार अपना होल बॉडी टेस्ट कराइए। फिर से देखिए आपके रिपोर्ट्स में कि बाकी जो है कोलेस्ट्रॉल, शुगर, लिपिड प्रोफाइल, बाकी जो भी चीजें हैं, क्या कोई अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा। डज नाइटफॉल अफेक्ट ब्रह्मचर्य? यहां साफ दिया हुआ है एक लाइन कि नाइटफॉल इज एन इनवॉलेंटरी थिंग्स। इनवॉलेंटरी का मतलब है हाँ, जो हमारे वश में नहीं है। यू कैन नॉट कंट्रोल इट। द ह्यूमन बॉडी हैज बीन क्रिएटेड फॉर सेक्स एंड प्रोक्रिएशन बाय नेचर इटसेल्फ। तो बोला जा रहा है कि ये अफेक्ट करता है कि नहीं ब्रह्मचर्य को, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यहां साफ लिखा है कि ये इनवॉलेंटरी थिंग है, ये हमारे वश में नहीं होता। अब बातें आती हैं कि चलिए ठीक है, बहुत ज्यादा अगर हो रहा है, आप परेशान हैं, रूम पार्टनर के साथ रह रहे हैं, बार बार जो है बेड वेट हो रहा है, तो अब आप इस कंडीशंस में क्या क्या आप कर सकते हैं। इस कंडीशंस में अगर करने की अगर बात आती है तो आपको जो है इस कंडीशंस में जो है कुछ हैबिट्स आपको डेवलप करने होंगे, जैसे वियर कंफर्टेबल एंड लूज, हल्का क्लॉथ, मतलब हल्का या लूज फिटिंग क्लॉथ, और कुछ प्रोडक्टिव बातें कीजिए, या मोबाइल में भी अगर सोते समय खासकर जो है आप बहुत ज्यादा ये चीजें मत देखिए। हाँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं जिनका काफी ज्यादा हो रहा है और उनको लग रहा है कि वीकनेस या समथिंग है, बहुत ज्यादा अगर है। अदरवाइज नॉर्मल जिनका हो रहा है उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। ऑलवेज यूरिनेट बिफोर स्लीपिंग। सबसे इंपॉर्टेंट कारण देखा जाता है कि आपको जो है पेशाब लगेगा, और लगेगा कि आप जो है सपने में जो है कि आप टॉयलेट कर रहे हैं, लेकिन वहां जो है आपका नाइटफॉल हो जाता है। तो बेटर है कि ब्लैडर को आप खाली करके सोएं, अच्छे से पेशाब उशाब करके तब आप सोइए। डू नॉट स्लिप ऑन योर स्टमक। स्टमक पे नहीं सोइए, क्योंकि जो आपका जो जेनिटेलिया है वो अगर रब करेगा बेड वेड से तो हो सकता है एराउज हो जाए, एक्साइटेड हो जाए। और रात को खाना जो है लाइट फूड लीजिए, और 2 आवर गैप बिफोर यू गेट, खाने के तुरंत बाद नहीं लेटना है, ये जो है आप मतलब उसके बाद जो है। और एसिडिक फूड्स ये सब दिया गया है, कुछ भी बहुत ज्यादा जो है हाई कैलोरी वोरी, ये सब भारी चीज नहीं, अंडा वंडा, मीट, पनीर, क्रीम मिल्क, फ्राइड आइटम्स, ये सब जो है राजमा वाजमा, ये सब मत लीजिए, ठीक है। और ये सब चीजें जो है आप ले सकते हैं, विल कीप द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी। पोमीग्रेनेट, ओनियन, ये सब जो है आप ले सकते हैं। खाने में जो है लाइट, जैसे कि बोला जाता है टिंडा, फिग्स, लौकी, तोरई, ये सब जो मूंग दाल, सीताफल, ये सब आप गाजर, फ्रूट्स ले सकते हैं, सलाद से सब ले सकते हैं। हेवी खाने का मत आदत लगाइए रात को। और कुछ कुछ है, यू कैन मिक्स फॉलोइंग रेमेडीज फॉर योर कन्वीनियंस, जैसे कि फेनुग्रीक, ये सबको मालूम है, मेथी का जो दाना है पाउडर जो है हनी के साथ लेने के लिए। आंवला चूर्ण है, आंवला जूस है, क्योंकि देखिए एलोपैथी में बहुत ज्यादा गंभीर मेडिसिन है नहीं, क्योंकि ये डिस्कस्ड ही नहीं है इतना टॉपिक, मतलब बहुत ज्यादा जो है इस टॉपिक पे कंसर्न नहीं किया गया है। तो इसमें मैक्सिमम आपको एसएसआरआई दिया जाएगा। एसएसआरआई क्या करेगा? सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसके अंदर आता है पैरोक्सिटीन आता है, और जिसके अंदर जो है आपका सर्ट्रेलिन आता है। ये आपके मूड में सेरोटोनिन जो है ब्रेन में बढ़ा देगा, तो इजैकुलेशन भी डिले होगा, और नाइटफॉल का जो थ्रेशोल्ड है वो बढ़ जाएगा। तो आपको थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा तो नाइटफॉल जल्दी जल्दी नहीं होगा। हालांकि इसके अपने मतलब घाटा है, इसके अपना नुकसान है, तो इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो बेटर है कि यही सब चीजें जो है आप, आंवला चूर्ण हो गया, बॉटल गार्ड, ये सब जो दिया हुआ है ये आप ले सकते हैं। एक्सेसिव पोर्नोग्राफी वीडियो नहीं देखिए, योगा कीजिए। अब देखिए योगा की बात, और ये हमेशा बोला जा रहा है कि पेशाब जो है आप करके जो है आप सोइए। और दूसरा है कि स्लीपिंग पोजीशन आप चेंज कीजिए। अवॉइड स्लीपिंग विथ योर प्राइवेट पार्ट नेस्टिंग अगेंस्ट द बेड। बेड के अगेंस्ट में प्राइवेट पार्ट नहीं होना चाहिए। कंज्यूम बैलेंस। योगा में अगर बात आती है
4 योगा है जो दिया गया है, अगर आपको लगता है तो आप ये कर सकते हैं, इससे होता है फायदा, बहुत लोगों को ही होता है। ये सर्वांगासन है, वज्रासन है, आप देखिए इसमें, और ये कंधारासन है, भुजंगासन है। एक यूरोलॉजिस्ट, अब यहां एक बात आती है कि यूरोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए बहुत बार क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा, वो पिक्चर आप देखे होंगे, उसमें जो है पिक्चर में तो बहुत बार क्या होता है ना कि प्रोस्टेट से भी बहुत फ्लूइड निकलता है। अगर प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो है फ्लूइड्स निकलते हैं, और इसीलिए जो है जब भी अगर नाइटफॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो उस सब कंडीशंस में जो है एक यूरिन का टेस्ट कराना जरूरी है, प्रोस्टेट का भी टेस्ट करा लीजिए, पीए से भी टेस्ट होता है, ये भी टेस्ट आपका ओवरऑल, मतलब एक ओवरऑल सारा टेस्ट करा लीजिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है कि नहीं, एसटीआई है कि नहीं, ये भी जो है आप टेस्ट करा लीजिए, ताकि पहले से ही आप निश्चिंत हो जाए कि हाँ, यूरिनरी जो जेनाइटल एरिया में कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो वही ट्रीटमेंट वही रहेगा आपका, अश्वगंधा है, शिलाजीत और ये सब जो चीजें देते हैं, कितना हद तक काम करता है बहुत ज्यादा आइडिया मुझे भी इसके बारे में नहीं है ना, कि अश्वगंधा है, त्रिफला है, शिलाजीत है, ये सब चीजें जो है। और यूरोलॉजिस्ट मेनली आपका यही यूरिन में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, प्रोस्टेट का कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, ये सब वो देख लेते हैं, क्लियर कट हो जाता है कि हाँ, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ताकि जो है बार बार नाइटफॉल तो नहीं हो रहा। और नेचुरल मेडिसिन से ये सब देखिए, फेनुग्रीक, मेथी का दाना, हनी, ऑनियन, ये सब तो बोला ही जाता है दही वही लेने के लिए। मैंने बताया एसएसआरआई, एसएसआरआई में जो है पैरोक्सिटीन और आपका जो है सर्ट्रेलिन, ये सब दिया जाता है। बहुत ज्यादा अगर जो है देखते हैं कि इनको बहुत कंसर्न हो गया है, बहुत ज्यादा माइंड जो है उसका डेविएट कर चुका है, साइकेट्रिक सिम्टम्स आने लगा है, बहुत ओवर मतलब पॉजेसिव टाइप का हो गया है, उसको गिल्टी फीलिंग हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं है, पढ़ाई सब हैम्पर नहीं हो रहा है, तो फिर एसएसआरआई देते हैं। लेकिन एसएसआरआई का अपना साइड इफेक्ट भी है। एसएसआरआई में जो है आप देखिए कि पैरोक्सिटीन जो है, पैरोक्सिटीन और सर्ट्रेलिन जो है दिया जाता है, कुछ कुछ ग्रुप में, बहुत कम स्टडीज हुई है, ये सब दवाइयां दी जाती है, लेकिन इससे भी प्रॉब्लम होता है, इंसोम्निया, एक्सेसिव स्वेटिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। अश्वगंधा हो गया, बैलेंस देख लीजिए, शिलाजीत हो गया और गोक्षुरा हो गया और ये त्रिफला हो गया। मेन ये 4 चीजें जो है इसके बेसिस पे आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं दवा देते हैं। मेरी नॉलेज इस पे नहीं है, आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ही यूजुअली देते हैं इसको। तो ओवरऑल लास्ट में मैं यही कहूंगा कि ये जो धात सिंड्रोम है, ये ओनली हमारा एशियन सब कॉन्टिनेंट, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आसपास के जो है एरिया में होता है। बिलीफ सिस्टम जो इनकल्टेट किया गया है उसके हिसाब से होता है, ऐसा कुछ है नहीं, ये नेचुरल फिनोमेना है। अगर ये सच में कोई बहुत बड़ी बीमारी होती या प्रॉब्लम होता तो इस पे ऑब्वियसली एक वाइडली जो है, एक वाइडली एक बड़ा एक रिसर्च होता है, स्टडी होता। आप जब खोज के देखेंगे ना, 1 2 4 40 30 40 पेशेंट का स्टडी है, मात्र 4 से 5 स्टडीज है, इसके बाद कोई स्टडी भी नहीं हुई है इस पे। तो ओवरऑल उतनी बॉदर्ड ये चीज ही नहीं है कि इस पे स्टडी की जाए। हाँ, यंग एज एडोलेसेंट काफी नाजुक होता है उनका मन, उनके दिमाग में ये चीज है कि वीर को रखना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। बट एक चीज बताइए, नेचर से आप कितना लड़ेंगे? और नेचर अगर बहुत ज्यादा अगर आपके शरीर में बनता जा रहा है तो वो जाएगा कहाँ? इट विल नेचुरली जो है वो पास हो जाएगा थ्रू द नाइटफॉल, या जो आपके अंदर सेक्सुअल अर्ज आएगा और यू विल मास्टरबेट। तो ये एक कॉमन प्रोसेस है, बहुत ज्यादा। अब ये तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, इस पे आप ध्यान दीजिए। योगा, मेडिटेशन, ये दवाइयां बहुत फायदा करेगी, बहुत ज्यादा नहीं होती है, कंसल्ट योर साइकेट्रिस्ट। आपका कैरियर, आपकी जिंदगी, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वीर से। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं क्योंकि बहुत लोग आते हैं और रियली बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं, मेंटली इतना ज्यादा ड्रेन हो चुके हैं। तो मैं बार बार फिर वही लाइन बोलूंगा कि आपका कैरियर, आपकी फैमिली, आपके माँ बाप, सब लोग कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो, आप एक साइकेट्रिस्ट, अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलें और अपने पढ़ाई में फोकस रखें, ताकि इन सब चीजों में जो है ज्यादा आपका ध्यान ना बढ़े। और ऐसे भी ये नेचुरल और नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है, मैंने बताया ही है। अगर ज्यादा होता है बेपरवाह रहिए, इसके लिए बहुत ज्यादा चिंता मत कीजिए। और अगर आपको लग भी रहा है कि हाँ कमजोरी है, वीकनेस है, आप ब्लड टेस्ट कराइए, कुछ नहीं आएगा उसमें, ओवरऑल सब नॉर्मल आएगा, टोटली जो है यहाँ से रिलेटेड है।
बस एक कंट्रोल्ड वे में एवरीथिंग होना चाहिए, हर चीज। एक्सेस कभी भी नहीं, हर चीज का वो। अब कितना मास्टरबेट करें नहीं करें ये तो एक अलग क्वेश्चन है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जितना कि आपको बॉदर नहीं करता है, आपको परेशान नहीं करता, आपके जो ओवरऑल एक्टिविटीज पे असर नहीं पड़ता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।